सेक्शन 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लेक्चर नंबर 28 है, जिसके अंदर हम नेसेसिटी आवश्यकता, जो जनरल एक्सेप्शन है, अपवाद है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उसको हम बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। धारा 19 भारतीय न्याय संहिता की, जिसके अंदर हम नेसेसिटी की, आप किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए ये जानते हुए कि इससे कोई और नुकसान हो सकता है, वो छोटा हार्म कर सकते हैं। नेसेसिटी एज ए जनरल एक्सेप्शन को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं विद लैंडमार्क जजमेंट्स। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे ना, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग रिलेटिंग टू दी नेसेसिटी एज अ जनरल डिफेंस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं जुडिशरी, एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन की, तो फिर आप हमारे वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप से हमारे वेरियस कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पेड कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी ऐप पर आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आप उनको भी मदद लेकर अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। चले बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 19 विच टॉक्स अबाउट नेसेसिटी एज अ डिफेंस, necessity which talks about necessity as a defense, act likely to cause harm, देखिएगा क्या कहता है, act likely to cause harm but done without criminal intention। act likely to, act ऐसी है, जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसको पता है कि इससे हार्म हो सकता है, बट एट द सेम टाइम देयर वॉज नो क्रिमिनल इंटेंशन, मेंसरिया नहीं है, नो मेंसरिया, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और पर्पस क्या है, दूसरे हार्म को रोकना, दूसरे हार्म को रोकना ये पर्पस है। नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज, कोई भी एक्ट सिर्फ इसलिए क्राइम नहीं होगी कि वो एक नॉलेज के साथ की जा रही है, विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। देखिए नेसेसिटी जब भी आप एज अ डिफेंस क्लेम करेंगे तो यहां पर प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि कंसर्न पर्सन को नॉलेज तो है कि अगर ये एक्ट की गई तो इससे कोई ना कोई हार्म हो सकता है। द एक्ट इज लाइकली टू कॉज हार्म, नॉलेज है, बट इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेज है मगर वो नॉलेज क्रिमिनल नॉलेज नहीं है, मतलब मेंसरिया वाली सेंस में नहीं है। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड फॉर द पर्पज ऑफ इन गुड फेथ, अब देखिए गुड फेथ में की जा रही है, मींस नो इल विल, और यू कैन से दैट विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, ड्यू केयर एंड attention, for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। पर्पस क्या है कि कोई दूसरा हार्म रोकने के लिए वो काम किया जा रहा है, ये जानते हुए कि ये नुकसान कर सकता है, मगर किसी दूसरे हार्म को रोकने के लिए, हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वो पर्सन अगर एक्ट कर देता है तो ही विल बी प्रिवेंटेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 19 विच प्रोवाइड द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। जैसे अगर आप 100 लोगों को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति को मारना पड़ जाए तो केस यहां पर फॉल करेगा। इसकी इलस्ट्रेशन जब आप देखेंगे तो उसमें भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक समुद्री जहाज का सेलर था, जो कैप्टन था, वो तूफान में फंस जाता है, और तूफान में फंसते हुए उसके सामने ऐसी कंडीशन आती है कि एक रूट तो ऐसा है कि अगर उसने वो रूट ले लिया तो शिप के अंदर जितने भी लोग हैं, कम से कम 200-300 लोग थे, अगर वो लेगा तो देयर आर चांसेस दैट कि हमारा शिप ही उलट जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे। दूसरा कि वो एक दूसरा रास्ता अपना सकता है कि अपने शिप को अदर डायरेक्शन में मोड़ सकता है जहां पर शिप को कुछ नहीं होगा, इस पे बैठे 200 लोगों पर कुछ नहीं होगा, मगर हो सकता है कि दूसरी डायरेक्शन में जाएं तो वहां एक छोटी नाव है, उस नाव के साथ ये जहाज टकरा जाए और उस नाव पर जो 3-4-5 लोग बैठे हैं वो मर जाएं।
तो वो इस मंशा से विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हार्म टू 200 पीपल फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ 200 पीपल विच वर देयर विद हिम ऑन द शिप, और विद द नॉलेज दैट द टेकिंग ऑफ दिस एक्शन मे लाइकली टू कॉज हार्म टू द पर्सन ऑन द स्मॉलर बोट, जिस पर सिर्फ 5 व्यक्ति थे, वो उस डायरेक्शन में अगर शिप को बढ़ा देता है और वो 5 लोग मर भी जाते हैं, तो कैप्टन को बेनिफिट मिलेगा प्रोविजन ऑफ और डिफेंस ऑफ सेक्शन 19 जो बात करता है नेसेसिटी की। ठीक है, और इस प्रोविजन को आप किस लिए अख्तियार कर सकते हो? फॉर प्रिवेंटिंग अदर हार्म टू पर्सन और टू प्रॉपर्टी, या तो किसी व्यक्ति को कोई हार्म हो रहा हो या किसी प्रॉपर्टी को कोई हार्म हो रहा हो, उसको बचाने के लिए आप इस प्रावधान की हेल्प ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस प्रावधान की, इस प्रोविजन की हेल्प ले सकते हैं। इसके ऊपर डूडले वर्सेस स्टीफंस का केस है, उसको मैं कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। 2 लोग एक शिप के अंदर, नाव के अंदर फंस जाते हैं और उनके साथ एक छोटा बच्चा होता है कई दिनों तक। अब 1000 किलोमीटर वो दूर हैं, वो सोचते हैं कि इस बच्चे को मार के ही खा ले तो हमारी तो जान बच जाएगी। उसके ऊपर है, नेसेसिटी के ऊपर भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो। ठीक है, अब इसकी एक बार पहले इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम, इसकी पहले हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए पहले। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस, जब भी नेसेसिटी को आप डिफेंस की तरह क्लेम करना चाहेंगे, इट विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड, जिस हार्म को आप बचाना चाह रहे हो और अवॉइड करना चाह रहे हो, वो ऐसा है, वॉज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई, कि वो जस्टिफाई कर दे या एक्सक्यूज कर दे द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट मे लाइकली टू कॉज अदर हार्म। यहां पर जो मैंने आपको शिप वाला एग्जांपल दिया था कि 200 लोगों की जान बचाने के लिए वो 5 लोगों को मारने का रिस्क ले रहा है, तो यहां पर जब कैप्टन ने ये रिस्क लिया तो उसने खुद से इवैल्यूएट किया ना कि क्या वो ऐसा रिस्क ले सकता है। एक जंग है तो 200 लोगों की जान है और एक जंग है 5 लोगों की जान जाने का रिस्क है। इसमें से अगर वो एक चीज ही, एक कोर्स ऑफ एक्शन ही ले सकता है, तो वो क्या करता है कि स्मॉलर हार्म कर देता है सो दैट बिगर हार्म कैन बी प्रिवेंटेड। बिगर हार्म इस केस के अंदर क्या था कि 200 लोगों की जान जा सकती थी, उसको बचा लिया है बाय टेकिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ द 5 पर्सन्स ऑन द बोट। तो ये एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि ये हमेशा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा ऐसे हर केस के अंदर जहां पर हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट। सो इमिनेंट मतलब कि सडन, सो इमिनेंट एंड अपेरेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट मे लाइकली टू कॉज harm. It may likely to cause harm. Is that clear? Illustrations देखिएगा। पहली illustration क्या कह रही है? A, the captain of a vessel suddenly and without any fault or negligence on his part. अब जो ये टर्म है without any fault or negligence on his part, मतलब ये क्या दर्शा रहा है? There was no mens rea plus there was good faith. No mens rea but good faith. Without any fault or negligence finds himself in such a position that, अपने आप को इस पोजीशन में पाता है कि before he can stop his vessel, अपने जहाज को रोकने से पहले he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board unless he changes the course of his vessel on that. By changing the course, he must incur risk of running down boat C with 2 passengers. मतलब बेचारे कैप्टन की सिचुएशन ऐसी है, उसको 2 रास्ते में से एक ऐसा रास्ता लेना पड़ेगा। एक रास्ता ऐसा है अगर उस पे जाएगा तो एक ऐसी नाव है जिसपे 20 से 30 पैसेंजर हैं और उसको टक्कर लगेगी। दूसरा रास्ता ऐसा है जिसपे 1 या 2 पैसेंजर है, उस रास्ते पे जाएगा तो उस बोट को टक्कर लगेगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करता है, विद 2 पैसेंजर्स
ऑन बोर्ड विच ही में पॉसिबली क्लियर, और हो सकता है कि वो उस हर्डल को क्लियर कर ले और उन दोनों लोगों की जान भी बच जाए। हेयर इफ ए अल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट, सी जहां पर कम लोग हैं उनको मारने की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, बस नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो उनकी डेथ कॉज हो सकती है, इंटेंशन नहीं है। पर्पस क्या है? टू सेव दी पर्सन सिटिंग इन अदर बोट विच आर लार्जर इन नंबर, अराउंड 20 और 30 इन नंबर, इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर इन द बोट बी, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। वो अगर जाकर कम लोगों वाली नाव के अंदर टक्कर मार भी देता है, ही विल नॉट बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर ऑफेंस ऑफ मर्डर। By doing he knew was likely to cause death, and if it be found as a matter of fact that danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down, obviously डेंजर था ना ऐसा। एक तरफ अगर आप तराजू पे देखेंगे तो एक तरफ देखेंगे 20 लोगों की जान बचाना है और एक तरफ 2 लोगों के साथ, दोनों में से या तो 20 लोगों की जान जाएगी या 2 लोगों की जान जाएगी। अगर कोई रीजनेबल प्रूडेंट मैन होगा और उसको दोनों में से एक चॉइस करनी होगी तो वो ऑब्वियसली किसकी करेगा? 20 लोगों की जान बचाने की करेगा ना, वही उस कैप्टन ने किया है। तो इन दैट केस ही विल बी सेव्ड बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर, जनरल एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, विच टॉक्स अबाउट नेसेसिटी एज अ डिफेंस, विच टॉक्स अबाउट नेसेसिटी एज अ डिफेंस। अगला इलस्ट्रेशन देखिएगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, पानी पीने दीजिए। ए इन अ ग्रेट फायर, ए बहुत बड़ी आग के बीच में फंस गया है। उस कंडीशन के अंदर ही पुल्स डाउन हाउसेस, मतलब ए एक ऐसी जगह पे रहता है जहां पर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, ठीक है, और एक झुग्गी के अंदर आग लगी हुई है। तब ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ये दूसरे घरों की जो दीवारें हैं, घास फूस वाली दीवारें हैं या बांस की बनी हुई हैं, उनको एक एक करके गिरा देता है। पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग, जो आग है उसको एक घर से दूसरे घर पर पहुंचने से रोकने के लिए, कि आग फैले ना, इस मंशा से अगर वो दूसरे घरों की दीवारों को गिरा देता है, ठीक है। ही डज दिस विद द इंटेंशन इन गुड फेथ ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये ऐसा काम करने के पीछे उसकी इच्छा क्या थी, उसकी मंशा क्या थी? जो लोग जो दूसरी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके घर तक भी आग ना पहुंचे और उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। पर्पस क्या था? टू सेव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द प्रॉपर्टी। हियर इफ इट बी फाउंड दैट द हार्म टू बी प्रिवेंटेड वाज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू एक्सक्यूज एज एक्ट, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। यहां पर ये चेक किया जाएगा कि क्या हार्म इतना बड़ा था, इतना इमिनेंट था कि हम उसको एक्सक्यूज कर सकते हैं दूसरे घरों की दीवार ढहाने के लिए। अगर ऐसा था, देन इन दैट केस ही विल बी गिवन बेनिफिट अंडर सेक्शन 81, सॉरी, ही विल बी गिवन बेनिफिट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द BNS, और सेक्शन 19 के अंदर नेसेसिटी का आपका नेसेसिटी एज अ जनरल एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड, जनरल एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखिए नेसेसिटी अंडर सेक्शन 19 के अंदर हमें क्या देखना होगा कि जो कंसर्न्ड पर्सन है उसको नॉलेज है कि ऐसा हार्म कॉज हो सकता है। द पर्सन कंसर्न्ड इज हैविंग द नॉलेज, द एक्ट इज डन विद द नॉलेज दैट इट मे कॉज हार्म। जो एक्ट की जा रही है वो इस नॉलेज के साथ की जा रही है कि ये कोई ना कोई हार्म कर सकती है, नुकसान कर सकती है। और पर्पस क्या है एक्ट करने का? दैट इट वाज डन इन गुड फेथ फॉर प्रिवेंटिंग द अदर हार्म और द बिगर हार्म। और यहां पर कंसर्न्ड व्यक्ति की कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, कंसर्न्ड व्यक्ति की कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, कंसर्न्ड व्यक्ति कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए टू कॉज द हार्म। सबसे बड़ी जो आपको जब भी नेसेसिटी एज अ
डिफेंस क्लेम किया जाएगा, वेन एवर डिफेंस ऑफ नेसेसिटी विल बी रेज्ड और आस्क्ड इन अ क्रिमिनल केस, व्हाट विल बी looked into, the court will always looked into while deciding the culpability or providing the benefit of exception to the concerned accused, that whether the harm was so imminent कि वो harm prevented must be imminent and unavoidable, बड़ा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते थे. रीजनेबल नेसेसिटी, ओनली रीजनेबल फोर्स बी यूज टू प्रिवेंट द हार्म. जब आप दूसरे हार्म को, कोई बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कॉज कर रहे हैं, देन इन दैट केस रीजनेबल फोर्स कैन बी यूज्ड, और हार्म कॉज्ड मस्ट नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द हार्म अवॉइडेड. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. ये कह रहे हैं कि छोटे हार्म को बचाने के लिए, छोटे नुकसान को बचाने के लिए आप बड़ा नुकसान नहीं कर सकते, वाइल टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन गिवन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. हार्म कॉज नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट टू द हार्म अवॉइडेड. जिस हार्म को आप अवॉइड कर रहे हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए विद रेफरेंस टू द हार्म कॉज्ड. हार्म कॉज्ड हमेशा आपका छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द हार्म अवॉइडेड. तभी जो बेनिफिट है नेसेसिटी एज एन एक्सेप्शन का अंडर भारतीय न्याय संहिता विल बी अवेलेबल टू द कंसर्न्ड person. There should be obviously no criminal intention. There should be criminal intention means purposely doing a forbidden act. यहां पर तो जब आप necessity as a defense लेना चाह रहे हैं, there should be no criminal intention. ठीक है. And motive irrelevant हो जाता है in cases of necessity as an exception, कि उसका क्या motive था. ठीक है. जो इंपॉर्टेंट केस है वो डूडले वर्सेस स्टीफन का केस है. बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट है ऑन द पॉइंट. डूडले वर्सेस स्टीफन्स. ड्यूडले वर्सेस स्टीफन्स. इस केस के अंदर क्या होता है? इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज दैट एक शिप समुंदर में खो जाती है, तूफान आ जाता है. तो उस समुंदर में जब तूफान आता है तो ये दो लोग, दो एक्यूज्ड अडल्ट विद अ बॉय, वो समुंदर में गिर जाते हैं और मगर उनको एक नाव मिल जाती है. वो तीनों उस नाव को बोर्ड कर लेते हैं और किनारे पर जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नाव 1000 माइल्स अवे थी किनारे से और उनको समुद्र में चलते चलते कई दिन बीत गए. 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए. उनके पास ना खाने के लिए जगह, खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था. इस सिचुएशन के अंदर दोनों एक्यूज, जो दोनों अडल्ट थे, वो क्या प्लान बनाते हैं कि हम इस बच्चे को मार देते हैं और मारने के बाद इस बच्चे का मांस खा लेंगे, जिससे हम बच जाएंगे और 2-4 दिन के अंदर तो किनारा हमें मिल ही जाएगा. इन दैट केस हम इसको मार देते हैं और इसका मांस खा लेंगे. और ये एक नेसेसिटी वाली सिचुएशन है कि हमें अपनी जान बचानी है, तो हम ऐसा कर रहे हैं. ठीक है. यहां पर आप बताइए इन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या जो डूडले स्टीफन्स की केस है, क्या इनको, डूडले वाले जो एक्यूज्ड हैं, इनको बेनिफिट दिया जाएगा नेसेसिटी का, कि क्या अपनी जान बचाने के लिए बच्चे को मारकर उसका मांस खा लेना क्या सही था, क्या सही एक्ट होगा? शुड दे बी प्रोवाइडेड विद द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इन द केस? बताइए जल्दी. चार दिन तक मांस खाते रहे उस बच्चे का, और अल्टीमेटली फिर जब वो पहुंच गए बॉर्डर के पास, किनारे के पास, ठीक है, फिर बाद में उनको प्रोसिक्यूट किया गया फॉर किलिंग द चाइल्ड. कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला कि देयर वाज नो प्रूफ ऑफ नेसेसिटी एज सच, कि अगर वो बच्चे को मार के उसका मांस नहीं खाएंगे
तो उनकी भी जान चली जाएगी, उनकी जान चली जाएगी। सो इन दैट केस द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो प्रूफ ऑफ सच नेसेसिटी। और मोर ओवर इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार कर नहीं खा सकते। अब एक और ऐसा ही मिलता जुलता केस था जिसमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को लकड़ी के प्लैंक से धक्का दिया जा रहा था, उसको प्लैंक को बोर्ड नहीं करने दिया जा रहा था। उस केस के अंदर नेसेसिटी के ऑप्शन को माना कि मतलब कुछ लोग समुद्र के अंदर गिर गए हैं और दो लोग के बीच में ये केस था जिसमें से एक व्यक्ति को एक लकड़ी का फट्टा मिल जाता है, वो उसको बोर्ड कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति जैसे ही उसको बोर्ड करने आता है तो वो उसको बोर्ड नहीं करने देता, क्योंकि अगर वो बोर्ड करने देता तो वो लकड़ी का फट्टा डूब जाता और ये दोनों मर जाते। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला यहां पर नेसेसिटी का जो डिफेंस है दैट विल बी अवेलेबल, और यहां पर वो उसको प्लैंक को बोर्ड नहीं करने दे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे मारना चाह रहा है, रादर देन वो उसको कह रहा है कि भाई तू दूसरा लकड़ी का फट्टा लेके बोर्ड लेके आ जा और अपनी जान बचा ले, मगर तू इस पे ही चढ़ेगा तो मैं भी डूबूंगा और तू भी डूबेगा। तो उस वाले केस के अंदर जो ये दूसरा केस है आपका शिपरेक सिनेरियो, इस वाले के अंदर ये हेल्ड किया गया कि नहीं, नेसेसिटी का डिफेंस मिलना चाहिए। ठीक है। डूडले वर्सेस स्टीफंस के केस के अंदर कोर्ट ने 3 पॉइंट्स लेट डाउन किए थे। इन डूडले वर्सेस स्टीफंस कोर्ट लेट डाउन 3 मेन पॉइंट्स। आप एक बार इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए। इन द केस ऑफ डूडले वर्सेस स्टीफंस द कोर्ट लेट डाउन 3 पॉइंट्स और 3 ऑब्जर्वेशंस आप बोल दीजिए, 3 ऑब्जर्वेशन बोल दीजिए, 3 प्रिंसिपल्स बोल दीजिए, जो आपका मन करे वो बोल दीजिए। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, पहली ऑब्जर्वेशन लिखिएगा कोर्ट की, द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज The law does not recognize the defense of necessity, whether arising from wrongful threats of violence to another. लिख लीजिए इन प्रिंसिपल्स को। The law does not recognize a defense of necessity, whether arising from wrongful threats of violence to another, मतलब कहने का है कि लॉ किसी ऐसी नेसेसिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है जो अराइज हो सकती है किसी दूसरे को गलत तरीके से थ्रेट देके, डरा के, धमका के, या उसकी जान को नुकसान पहुंचाकर। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अराइजिंग फ्रॉम wrongful threats of violence to another person. सेकेंडली, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज अवेलेबल ओनली इफ द डिफेंडेंट कैन बी ऑब्जेक्टिवली सेट टू बी एक्टिंग रीजनेबली एंड प्रोपोर्शनेटली टू अवॉइड द थ्रेट ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी। मतलब दूसरा पॉइंट के अंदर यह बोला गया कोर्ट के द्वारा कि जो नेसेसिटी का डिफेंस है वो तब मिलेगा जो कंसर्न व्यक्ति है, जिसने कंसर्न एक्ट किया है, वो देखना होगा कि हैज ही एक्टेड रीजनेबली एंड प्रोपोर्शनेटली, ओनली देन ही विल बी गिवन द बेनिफिट। सेकेंडली, द डिफेंस इज अवेलेबल ओनली, सेकेंडली द डिफेंस इज अवेलेबल ओनली when the defendant can be said to have acted objectively and proportionately. Objectively का मतलब है यहां पर like a reasonable prudent man in the circumstances, like a reasonable prudent man in the circumstances.
तीसरा पॉइंट लिखिएगा, और लास्ट पॉइंट है ये आपका डिफेंस ऑफ नेसेसिटी और आपके एक्सीडेंट पर। लास्ट पॉइंट है, इट इज फॉर द कोर्ट टू डिटरमाइन, it is for the court to determine whether because of what the defendant, it is for the court to determine it is for the court to determine the ground of necessity, the ground of necessity pleaded by the defendant in the particular case, the ground of necessity pleaded by the defense in particular case based upon the circumstances and facts of the particular case। मतलब कहने की ये बात है कि ये कोर्ट के ऊपर होगा कि हर केस को उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिसाइड किया जाए कि क्या उस केस के अंदर कंसर्न्ड एक्यूज्ड को, कंसर्न्ड डिफेंडेंट को नेसेसिटी का बेनिफिट दिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। द कंसर्न्ड केस शुड बी इवैल्यूएटेड इन इट्स ओन पर्सपेक्टिव। उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ही उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्यूज्ड की लाइबिलिटी को और कल्पेबिलिटी को डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, विद दिस जो आपका एक्सीडेंट और शायद कुछ और नहीं बचा है, हाँ ये एक्सीडेंट और नेसेसिटी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आप इसको चाहें तो देख सकते हैं। जहां तक एक्सीडेंट और नेसेसिटी के बीच के डिफरेंस की बात है, अदरवाइज ये हमारा टॉपिक ऑल हो गया है। जहां तक अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट में देयर इज नो टाइम टू थिंक, जबकि नेसेसिटी के अंदर सामने वाले पार्टी, अगर आप प्रोविजन पर ध्यान देंगे 18 और 19 के अंदर, वहां पर नेसेसिटी के अंदर देयर इज टाइम टू थिंक बिकॉज ही हैड द नॉलेज दैट इट मे कॉज हार्म, और उस समय पर उसको चॉइस की भी सूझ समझ अपनानी है। तो मतलब एक्सीडेंट के अंदर देयर इज नो टाइम टू थिंक, बट इन द केस ऑफ नेसेसिटी देयर इज टाइम टू थिंक एज वेल एज द टाइम टू मेक अ चॉइस। उसी टाइम पे चॉइस अपनी एक्सरसाइज करने का, जैसे वो एग्जांपल था ना कि एक तरफ बोट में 20 लोग बैठे हैं, एक तरफ बोट में 2 लोग बैठे हैं, तो यहां पर उसे पता है, नॉलेज है कि जिधर भी जाऊंगा मरेंगे, 20 लोग भी मर सकते हैं, और उधर जाऊंगा तो 2 लोग मरेंगे। यहां पर उसने चॉइस एक्सरसाइज करी, 2 लोग वाली नाव पे टक्कर मारते हैं जाके, ताकि 20 लोग वाली नाव बचाई जा सके। ये डिफरेंस है नेसेसिटी के अंदर। नेसेसिटी के अंदर आपको नॉलेज भी है, ठीक है, टाइम टू थिंक भी है, मगर एक्सीडेंट के अंदर देयर इज नो टाइम टू थिंक। और यहां पर क्या लिखा है, जो एक्सीडेंट है सेक्शन 18 के अंदर, अनइंटेंडेड एक्ट डन लॉफुली विद केयर, लैक ऑफ मेंसरिया इज द डिफेंस। जबकि नेसेसिटी के अंदर इंटेंशनल एक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर कंसर्न्ड पर्सन को नॉलेज है दैट द पर्टिकुलर एक्ट में कॉज, नॉलेज दैट इट मे कॉज हार्म, it may cause harm. To prevent greater harm, good faith and proportionality is required. Good faith as well as proportionality is required in this case. ठीक है, burden of proof किस पर होगा, obviously डिफेंस को एक्सेप्शन का, देखिए प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा, द कंसर्न्ड एक्यूज्ड इन द मैटर इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, ही हैज नॉट टेकन द ड्यू केयर और प्रॉपर केयर, और ही हैज नॉट एक्सरसाइज द गुड फेथ विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर डिफेंस। जबकि डिफेंस प्रूव करेगा कि हमारा केस फॉल करता है विद इन द जनरल एक्सेप्शन। वैसे भी आपको कंसर्न प्रावधान भी याद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 108 ऑफ दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये एक्यूज्ड को प्रूव करना होगा कि द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, एक्यूज्ड मस्ट रेज एक्सीडेंट और नेसेसिटी एज अ डिफेंस, एंड अपने केस को नेसेसिटी और एक्सीडेंट के डिफेंस में लाने के लिए उसको पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रूव करने पड़ेंगे।
पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रूव करने पड़ेंगे, ओनली देन ही कैन अवेल द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी एज द केस मे बी। और फाइनली कोर्ट डिसाइड करेगी, जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द कंसर्न्ड एक्यूज्ड इन द मैटर शुड बी गिवन बेनिफिट ऑफ द एक्सेप्शन और नॉट एक्सेप्शन ऑफ एक्सीडेंट और जनरल डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट और नेसेसिटी। ठीक है, आगे कुछ नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें आपके लिए। ठीक है, जब भी कोर्ट किसी भी एक्सेप्शन का बेनिफिट एक्यूज्ड को देगी तो कोर्ट हमेशा ये ध्यान रखेगी देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस। वैसे भी जस्टिस क्या है, किसी भी मैटर के अंदर न्याय करने की अगर हम बात करते हैं तो न्याय क्या है, न्याय इज द बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस बनाना, जो उनके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनके बीच में सोल्यूशन करना। और ये सारे काम को अप्लाई करते हुए कोर्ट देखेगी कि वेदर द एक्यूज शुड बी गिवन द बेनिफिट और नॉट, ये सारी चीजें हैं। और हम ये इवॉल्विंग स्टैंडर्ड है, जब भी आप किसी भी केस के अंदर किसी भी एक्यूज्ड को किसी भी तरीके की एक्सेप्शन का बेनिफिट देना चाह रहे हैं तो हर केसेस के लिए, हर टाइप ऑफ केस के लिए, फॉर ऑल केसेस देयर कैन नॉट बी नो यूनिवर्सल क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लीगल केयर है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, टाइम टू टाइम बदलता है, और उसी बदलने के क्राइटेरिया के हिसाब से फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट बेनिफिट देगी कि वेदर द एक्सेप्शन ऑफ बेनिफिट शुड बी गिवन और नॉट। ठीक है, विद दिस जो आपका ये नेसेसिटी और एक्सीडेंट का डिफेंस है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट हो रहा है, अननेसेसरी आपकी क्लास को स्ट्रेच नहीं किया जाएगा। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। अभी हूं मैं यहाँ पे 2-4 मिनट, अदरवाइज आप क्लास को एंड कर सकते हैं। अदरवाइज आई एम एंडिंग द क्लास इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। आपका कोई डाउट है तो पूछेगा। सवाल पूछा है डूडले एंड स्टीफन्स के केस से। यस, डूडले एंड स्टीफन के केस के अंदर बेटा क्या हुआ था कि समुद्र के अंदर नाव, जो जहाज था, वो तूफान में फंस गया और उस जहाज से 2 लोग मेजर अडल्ट थे, वो और एक बच्चा, इन तीनों को एक छोटी नाव मिल जाती है जिसको ऑन बोर्ड कर लेते हैं और ये समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। ना इनके पास खाने के लिए कुछ, ना इनके पास पीने के लिए कुछ। समुद्र में किनारे की आस में ये 5 दिन चलते हैं, 4 रातें चलते हैं, भूखे प्यासे। फिर 2 मेजर इनके अंदर हैं, वो मेजर प्लान करते हैं कि बच्चे को मार देते हैं, इसका मांस खा लेंगे और इस तरीके से हमारी जान बच जाएगी। तो अल्टीमेटली वो बच्चे को मारकर उसका मांस खा लेते हैं। और जब वो किनारे पर आते हैं, केस प्रोसीडिंग चलती है, तो उनके ऊपर एक्यूजेशन लगती है कि दे आर गिल्टी ऑफ मर्डर। तो केस के अंदर उन्होंने नेसेसिटी एज अ डिफेंस प्लीड किया, जिसको कोर्ट ने नहीं माना। बोला कि उनके पास कोई ऐसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस नहीं थे जो ये शो कर सके कि अगर वो बच्चे का मांस नहीं खाते तो वो मर ही जाते। ठीक है, और मोर ओवर इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी ओपिनियन दिया कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार नहीं सकते। ठीक है, ये चीज है। विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे। बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। जो आपकी ट्रू फीडबैक है ना, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अगर आपने आज के सेशन से 1% भी कुछ भी सीखा है तो अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपकी जो भी क्वेरी है, सवाल है, वो भी पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपके लिए हम लाते रहते हैं। और आपके लिए एक और बात बताना चाह रहा हूं कि हमने एक लैंडमार्क जजमेंट्स पर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हम रेगुलरली लैंडमार्क जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट्स, लीगल अपडेट्स पर वीडियो लाते हैं। आप चैनल पर उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।